हेलो, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का क्या मतलब है? चैप्टर यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है हमारी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए अलग अलग चैप्टर्स में उसको तोड़ दिया गया। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 बनाया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 क्या बनाया गया? हम लोगों ने सिंपल इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में चार्ज की से संबंधित सारी पढ़ाई हुई, पोटेंशियल की पढ़ाई हुई, पोटेंशियल एनर्जी की पढ़ाई हुई, डाइपोल की पढ़ाई हुई। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इसमें गॉस लॉ से संबंधित पढ़ाई होती है। जितनी भी पढ़ाई गॉस लॉ से एसोसिएटेड है और कंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं उनके बारे में पढ़ाई जो की जाती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में की जाती है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। बेसिकली इसमें पढ़ना क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़नी होगी उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर धीरे धीरे शुरू करेंगे। सबसे जो मेन इसमें पढ़ाई होती है वो गॉस लॉ की पढ़ाई होती है। ठीक बात है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 नाम का कोई चैप्टर आपको किताब में देखने पे नहीं मिलेगा, बुक में देखने पे नहीं मिलेगा। ये तो हमने खुद से किया ना। असल में देखो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट में थोड़ी बहुत बड़ी यूनिट थी, उसको तोड़ दिए। हमने सबसे पहले बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 बन गया, हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 बन गया, हमने बोला कि भैया इसको कैपेसिटर कर लो, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, हैक्टिक नहीं लगती हैं। 1 में क्या पढ़ाया गया आपको? चार्ज पढ़ाया गया होगा, पोटेंशियल पढ़ाया गया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया गया, डाइपोल से संबंधित सभी की सभी पढ़ाई करी गई। 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक बात है ना। गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम लोगों को एरिया पढ़ना पड़ेगा, एरिया क्या होता है, और साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। गॉस लॉ की पढ़ाई हो जाने के बाद इसमें इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है वो पढ़ाई होती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की। कुछ कंडक्टर की सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज 8 प्रॉपर्टी होती हैं, और वो 8 प्रॉपर्टी जिस तरह से हमें याद है आपको भी याद होनी चाहिए एज इट इज। ठीक बात सर। तो कंडक्टर की कंडक्टर प्रॉपर्टीज, ये 8 प्रॉपर्टीज होती है, 8 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। तो मेजर कंटेंट यही होता है इसमें। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, फिर स्फेयर्स की पढ़ाई करते हैं। अब स्फेयर्स भी अलग अलग तरह का हो सकता है। एक हॉलो कंडक्टिंग हो सकता है, ठीक बात है ना, एक होता है सॉलिड कंडक्टिंग हो सकता है, एक हो सकता है हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, एक हो सकता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो अलग अलग तरह के स्फेयर होते हैं और अलग अलग तरह की ये सारी पढ़ाई इसमें होती है। ये जो चैप्टर होगा इसमें गॉस लॉ के बारे में पढ़ाई, कंडक्टर की प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी, और स्फेयर पे चर्चा। यार कुल 4 तरह के स्फेयर हो सकते हैं ना। एक तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग 2 तरह का स्फेयर होगा। कंडक्टिंग में भी 2 टाइप, एक हॉलो कंडक्टिंग और एक सॉलिड कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में भी एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप है, इस तरह से इसमें पढ़ाई होगी हम लोग की। सबसे पहले गॉस लॉ में पढ़ना है, तो इस वीडियो में गॉस लॉ नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम लोगों को एरिया वेक्टर के बारे में जानना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना है। हम उसको कवर करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। ठीक सर। अभी तक आपने इस एरिया कब से आप पढ़ रहे हैं यार? हमें लगता है कि आप जब से मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं तब से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हर बार आपने एरिया पढ़ा है। लेकिन अपने फिजिक्स में इस एरिया को कुछ अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया, कुछ अलग तरह से समझाया गया। अलग तरह के कहने का क्या मतलब है कि देखो यार, असल में जो एरिया होता है ना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक बात है ना। अपने फिजिक्स की बात करें, हम अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लिया जाता है। ठीक बात है ना। आगे आप बढ़ेंगे सर, जैसे आप आगे और पढ़ाई करेंगे, जब आप मैग्नेटिज्म में पहुंचेंगे, मैग्नेटिज्म में जब बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे तो आपको बायो-सेवर्ट लॉ में मालूम पड़ेगा कि जो लेंथ होता है ना, लेंथ को भी एज अ लेंथ वेक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो अपने फिजिक्स में चाहे एरिया हो, चाहे इवन लेंथ ही क्यों ना हो, क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ जब तुम पढ़ोगे तो μ0/4π dl क्रॉस r/mod(r³), आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक बताया जाएगा। जब वो चैप्टर आएगा तो बताया जाएगा। अभी हम आपको बस समझाना चाह रहे हैं कि एरिया वेक्टर होता है। उसके लिए हम आपको लेंथ का रेफरेंस लेके बोल रहे हैं कि भाई देखो, लेंथ भी वेक्टर है और एरिया भी क्या है? वेक्टर है। कहने का मतलब ये है कि जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB होती है, ये μ0/4π, समझिएगा, μ0I/4π dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन mod(r) वेक्टर का क्यूब। सर ये होता है, सर dl वेक्टर वहाँ लिया जाता है। मैग्नेटिज्म में आपको बताया जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। खैर इससे भी मतलब नहीं है, अभी हम लोग को एरिया वेक्टर समझना है। सर ये एरिया क्या है, एरिया वेक्टर कैसे हो गया? तो अपने फिजिक्स में पढ़ाई करने के लिए एरिया को वेक्टर माना गया। अच्छा, किसी भी चीज़ को वेक्टर कब मानते हैं? तो सर एकदम सिंपल सी बात है, हम तो ये तो 9th से पढ़ाया जा रहा है हम लोगों को। कोई भी चीज़ वेक्टर कब होती है? तो कोई भी चीज़ सर वेक्टर होगी तो 2 कंडीशन फॉलो करेगा। उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार, एरिया है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। साथ में क्या होगा? उसके पास डायरेक्शन होगा। ठीक बात है ना। तो मतलब अब से क्लास 12th की जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, अब से इस वीडियो को देखने के बाद अब आप एरिया को क्या मानेंगे? आप एरिया को एज अ वेक्टर मानेंगे। एरिया वेक्टर होगा। तो सर वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे सर मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको आता ही है। अगर सर्कल होगा तो πr² होगा, अगर रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड a² होगा, एरिया का स्क्वायर होगा। पर डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है ना सर। तो उसको बताने के लिए शुरू करते हैं एरिया वेक्टर।
टॉपिक डालिए, साथ साथ नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। एरिया वेक्टर, याद रहे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब से एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं यार। जैसे मानो ये सर्कल हमने लिया, अगर हम सर्कल लेते हैं तो अगर हम तुमसे पूछें कि भैया ये जो सर्कल है, इस सर्कल की एरिया कितनी होगी, तो तुम हमसे बोलोगे देखो सर जो सर्कल की जो एरिया होगी ना वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है, हमें मालूम है, ठीक बात है ना। लेकिन हम आपको ये समझा रहे हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है यार इसका मैग्नीट्यूड भी होगा जो कि पाई आर स्क्वायर है, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो अगर एरिया को हम वेक्टर मान रहे हैं तो एरिया का डायरेक्शन क्या चुने, तो याद रखो, समझोगे इस बात को कि जो एरिया का डायरेक्शन होता है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। समझिए ध्यान से इस बात को कि जो एरिया का डायरेक्शन होता है, जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन कोई अच्छा बच्चा हमसे ये पूछेगा कि सर आप बोल रहे हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो अगर हम इसी सर्कल की अगर हम बात करें तो अगर सर्कल ऐसे रखा हुआ है तो सर सरफेस के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है सर। सरफेस के परपेंडिकुलर तो एक ये वाला डायरेक्शन भी पॉसिबल है और सरफेस के परपेंडिकुलर एक ये वाला भी डायरेक्शन पॉसिबल है। तो हम उससे बोलेंगे कि देखो भाई कोई समस्या नहीं है, तुम्हें जैसे मानना है तुम वैसे मानो, चाहे तुम ऊपर वाला मान लो। अच्छा अरे ऊपर मानोगे तो क्या मानोगे, अरे भैया ये एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ठीक बात है ना। तो अगर आप ऊपर मानेंगे तो आप एरिया वेक्टर का कौन सा डायरेक्शन मानेंगे, आप जे कैप मानेंगे। अरे हाँ ना बोलो यार, अगर तुम ऊपर मानोगे तो तुम एरिया वेक्टर का कौन सा डायरेक्शन मानोगे, तुम मानोगे प्लस जे कैप। और अगर कोई बच्चा नीचे मानेगा तो क्या मानेगा, वो माइनस जे कैप। कहने का मतलब है कि जो एरिया वेक्टर होगा उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर भाई कुछ भी हो सकता है, सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। सरफेस के परपेंडिकुलर या तो ऐसे ऊपर भी हो सकता है या तो ऐसे नीचे भी हो सकता है, और दोनों ही गलत नहीं है। जैसा सवाल होगा, सवाल जिस तरह से आसान बनेगा हम वो डायरेक्शन मान लेंगे और मान के पूरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। पर ये कोई फिक्स श्योर सर्टेन नहीं होगा कि सर्कल के लिए ऊपर ही होता है, नहीं भाई, सर्कल के लिए ऊपर भी हो, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लें कि सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। कोई एक दिशा मानेंगे और उस दिशा को मान के पूरे के पूरे क्वेश्चन में उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला सवाल अगर आ गया तो अगर उसमें नीचे से अगर सर्कल अगर है और उस सर्कल के नीचे एरिया वेक्टर मानने पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा होगा तो नीचे मानेंगे। क्या सीखे आप ये सीखे कि सर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, जो उसका डायरेक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई व्हाइट बोर्ड है, अगर हम बोले व्हाइट बोर्ड तुमको कैसा दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, तो अगर ये तब ये भी इसकी भी एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इसकी भी एरिया है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इसकी भी एरिया है। अगर हम तुमसे पूछें कि इसका एरिया वेक्टर बताओ तो तुम क्या बताओगे। मान लो इसका लेंथ L है और ब्रेथ इसका B है, तुम बोलोगे सर देखिए इसका जो एरिया होगा वो तो LB के बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होगा। क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। बोलो यार, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा सर। तो समझे आप, जो डायरेक्शन होगा इसका क्या, जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कोई एक बच्चा बोलेगा कि सर सरफेस के परपेंडिकुलर तो बाहर हो सकता है, ऐसे बाहर है कि नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है। और कोई एक बच्चा बोलेगा सर सरफेस के परपेंडिकुलर तो इस प्लेन के अंदर भी हो सकता है। कहने का मतलब ऐसे देखिए, हम ही हैं, अगर हम हैं तो ये अगर सरफेस है, मान लो ये चेस्ट में ये चीज़ सरफेस है, तो क्या सरफेस के परपेंडिकुलर ये भी हो गया। और अगर पीछे ऐसे मार्कर लगाए तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये भी हो गया। तो एरिया वेक्टर की दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, बस वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर हमको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे लिखना है इस सर्कल का, तो हम क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो भाई तुम या तो ऊपर लोगे तो क्या लोगे तुम, प्लस जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस में जे कैप यूज करते हैं। और नीचे क्या लेंगे आप, नीचे लेंगे माइनस जे कैप। तो हम एरिया वेक्टर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस जे कैप। कोई एक लेंगे एग्जाम में, कोई एक लेंगे, या तो हम ऊपर वाला ले लें या तो कोई नीचे वाला ले, मतलब एग्जाम इन द सेंस क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई एक लेंगे। एरिया वेक्टर का कोई एक डायरेक्शन मानना है आपको एंड उस डायरेक्शन को फिक्स कर लीजिए पूरे प्रॉब्लम के लिए। क्लियर हुआ सर। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे हम इस व्हाइट बोर्ड की यार बात कर रहे थे, हमने बोला व्हाइट बोर्ड का लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो उसका एरिया LB हो गया। बताओ इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो भैया ऑब्वियस ही बात है, जो डायरेक्शन आएगा क्या, बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है क्या, बाहर मतलब क्या, के कैप जेड में आ रहा है यार। ये तुम्हारा y है, ये x है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तो अगर सरफेस के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है तो बाहर कितना, या तो प्लस के कैप ले या कोई बच्चा क्या ले माइनस के कैप, दोनों ही सही है, कोई समस्या नहीं है। तो प्लस माइनस के कैप। तो क्या सीखे आप, ये सीखे सर एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन सर अभी सरफेस में भी डाउट है सर कि सर सरफेस तो दो तरह का होता है ना। आपको सोचें सर,
सरफेस तो दो तरह का होता है, एक ओपन सरफेस होता है और एक क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है। एक तो ओपन सरफेस मतलब क्या, सर्कल तुम्हारा यार ओपन सरफेस है। स्क्वायर क्या है आपका, ओपन सरफेस है। रेक्टेंगल क्या है, ओपन सरफेस है। लेकिन सर क्लोज सरफेस भी होता है, स्फीयर इज अ क्लोज सरफेस। क्यूब इज अ क्लोज सरफेस। अरे होगा कि नहीं होगा, जैसा सरफेस पे चर्चा करते हैं तो थोड़ा और इस पे पीएचडी करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को एलिब्रेट करते हैं, समझते हैं सर जरा सा। आइए सर सरफेस पे चर्चा करते हैं आपसे। सरफेस सर दो तरह की हो सकती है आपकी, ध्यान समझेंगे सब समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। सरफेस एक हो सकती है हमारी ओपन सरफेस और एक हो सकती है सर क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस का मतलब क्या हो गया, किस सरफेस को हम ओपन सरफेस कहेंगे। जैसे सर सर्कल आ गया आपका, ये सर्कल कैसा सरफेस हो गया, सर्कल ओपन सरफेस हो गया। हम अगर तुमसे स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर भी कैसा सरफेस हो जाएगा, स्क्वायर भी एक आपका ओपन सरफेस हो जाएगा। तो ये सब कैसे सरफेस हो गए, ओपन सरफेस हो गए। ओपन अगर सर हमने आपको बताया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर वो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर सरफेस हमारा ओपन है तो ओपन सरफेस के केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, सॉरी गलत बोल दिए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जो एरिया वेक्टर होगा इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। समझिए इस बात को कि भाई अगर ये सर्कल है तो इसका एरिया वेक्टर तुम कैसे लोगे, इसका एरिया वेक्टर लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप सरफेस के परपेंडिकुलर कोई भी डायरेक्शन ले लो। फिर से वही बात है कि सरफेस के परपेंडिकुलर सर ऐसे ऊपर भी हो सकता है और सरफेस के परपेंडिकुलर सर नीचे भी हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी दिशा आप चूज कर लीजिए। फॉर ओपन सरफेस कंसीडर एनी डायरेक्शन एज ए वेक्टर। फॉर ओपन सरफेस कंसीडर एनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज ए वेक्टर। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को तुम एरिया वेक्टर मान लो एंड स्टिक टू इट फॉर होल प्रॉब्लम। पूरे के पूरे प्रॉब्लम के लिए आपको उससे स्टिकबद्ध जाना है, आपको वही मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि ओपन सरफेस अगर होगा, सर्कल हो गया, ये स्क्वायर है सर आपका स्क्वायर हो गया, तो इसमें आप एरिया वेक्टर कैसे मिलेंगे, इसमें आप एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे सर, और सरफेस के परपेंडिकुलर या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। कोई भी एक को मानना है और उसको मान के पूरे क्वेश्चन में आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब क्या भाई, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्लोज सरफेस का क्या होगा, स्फीयर होगा। ये सर्कल नहीं, स्फीयर बनाया बाबू, स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है। और ऐसे बना लेते हैं, एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं। तो ये दोनों सरफेस कैसे हो गए, ये दोनों सरफेस क्लोज सरफेस हो गए। अगर कोई तुमसे पूछे भैया क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यार पहले ओपन के लिए तुम सीख लियो। ओपन सरफेस के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, याद रखना है, क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है आउटवर्ड नॉर्मल। जैसे हमने इसमें क्या बोला कि भैया ये तो ओपन था, तो चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं यार, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बहुत ध्यान से समझना है सर कि अगर आपका क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, बाहर की तरफ नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर पर बाहर की तरफ, सरफेस के अंदर नहीं। मतलब अगर ये सर आपका ये स्फीयर है तो इस स्फीयर के लिए एरिया वेक्टर कैसे होगा, ये बाहर देखो, ये ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, कहीं भी ले लो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ नॉर्मल। देखो सब की सब जो हमने ये डायरेक्शंस ड्रॉ किए हैं ये सब सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, सब के सब ठीक से बनाया जाएगा इसको, तो सारी सही लाने क्या आएंगी, सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे आएंगी। तो अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। समझिए इस बात को सर कि अगर सर हमारा क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ओपन सरफेस के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बस सिंपल सी बात है, सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ भी पॉसिबल है सर, कोई एक दिशा मानेंगे और उसको पूरे प्रॉब्लम में उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। फॉर ओपन सरफेस कंसीडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर। फॉर ओपन सरफेस लिख लें अगर आपको लिखना है तो, फॉर ओपन सरफेस कंसीडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर एंड स्टिक टू इट फॉर होल प्रॉब्लम, नॉट फॉर होल लाइफ। पूरे लाइफ के लिए थोड़ी सी स्टिक करना है, हम उसके लिए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम उस पर क्या करेंगे, स्टिक कर जाएंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो दो अच्छे से क्यूब है, क्यूब में कैसे बनाओगे सर, क्यूब तो क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस ने आपने सिखाया कि एरिया वेक्टर कैसे होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है, बाहर की तरफ नॉर्मल होता है। देखो इधर ऐसे ए वेक्टर देख रहे हो, ये ए वेक्टर देखिए क्यूब के लिए कैसा हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यानी आप अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक सिंपल सा आपने ये सीखा है कि सर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबसे पहले एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है।
उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस सर दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सरफेस, एक होता है क्लोज सरफेस। अगर सरफेस हमारा ओपन है, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। और अगर हमारा सरफेस क्लोज सरफेस है, जैसे स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, तो स्फेयर के लिए, क्यूब के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल होता है कि नहीं यार? छोटा छोटा बात और इसमें देखते हैं, छोटा छोटा बात। अच्छा नोट करना है तो उसको तुम पॉज करके नोट कर लो भाई। अब आगे देखते हैं, हम लोग मिटाते हैं उसको। चलो इसमें थोड़ी सी बात और करते हैं। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें समझ में आ गई। जैसे तुमसे छोटा सा एग्जांपल अगर देखे तुम बता पाते हो कि नहीं बता पाते यार। जैसे तुमसे ऐसे ले लें, अगर सही छोटा सा एग्जांपल ले लें, बोलेंगे कि स्क्वायर है ये, ऐसे देखो ये कि स्क्वायर है ABCD। देखिए समझिए सर, ये कि स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ है और हमसे बोले फाइंड इट्स एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर फाइंड करो। चलो मान लो स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल कुछ भी है यार, ये AB है, बोले फाइंड इट्स एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर फाइंड करो। तो सबसे पहले ये कोई सवाल थोड़ी है, तो तुमको छोटी छोटी बात हम बताना चाह रहे हैं, कुछ बात बताना चाह रहे हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन थोड़ी है यार ये। तो एक बात बताइए, अगर सर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे निकालोगे? अरे भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इसका लेंथ कितना है? AB। ब्रेथ कितना है इसका? AD है कि नहीं है? इसका लेंथ क्या है? AB, इसका ब्रेथ क्या है? AD। तो एरिया वेक्टर कितना हो गया? AB वेक्टर इनटू AD वेक्टर। देखिए दैट्स इट। अगर हम आपको क्वेश्चन बोला कि इसका एरिया वेक्टर फाइंड करोगे, आपके सामने ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका एरिया वेक्टर फाइंड करो। तो यार एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे बाबू? एरिया वेक्टर निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे आप? लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसा होता है वैसे ही सॉल्व करेंगे ना। सर्कल होता तो क्या करते? पाई आर स्क्वायर करते। अरे है कि नहीं है? सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर करते। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने लेंथ इनटू ब्रेथ किया। लेंथ है हमारा AB, ब्रेथ क्या है हमारा? AD, AB इंटू AD किया। एक बात समझोगे, यहाँ पे हमने जो किया है समझिएगा, यहाँ पे जो हमने एरिया वेक्टर निकालना है, हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है AB क्रॉस AD। क्योंकि सर यहाँ पे हमने AB, चूंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या यूज करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। वेक्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट, है कि नहीं यार? वेक्टर क्वांटिटी अगर है, अगर ये एक, तो ये तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे AB क्रॉस AD लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको A वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, तो हमने 11th में पढ़ा होगा कि अगर जब कभी भी A क्रॉस B लिखा हुआ है, तो उस केस में हम लोग कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं? अपने हाथ को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ। राइट हैंड रूल होता है ना, कि अपने हाथ को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ, जिधर थंब पॉइंट करेगा वो हमें क्या दे देगा? वो हमें मतलब कि उस तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा। कहने का मतलब है कि अगर हमको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे? कि हम अपने हाथ को पहले वेक्टर यानी AB से AD की तरफ घुमाएंगे। देखो ये AB है, अपने हाथ को AB से AD, अरे भाई AB ये है, AD ये है, अपने हाथ को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाए, क्या मेरा अंगूठा बाहर पॉइंट कर रहा है? अरे बोलो, देखिए सर, AB से AD की तरफ, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपने हाथ को घुमाओ, क्या मेरा अंगूठा बाहर पॉइंट कर रहा है? अच्छा ये नियम राइट हैंड का होता है, लेफ्ट हैंड से थोड़ी दिन में राइट हैंड लगाएंगे, रात में लेफ्ट हैंड लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। और हाथ का अंगूठा चेक करना है, हाथ घुमा के पैर का अंगूठा चेक नहीं करना होता है, ठीक बात है सर। देखेंगे AB से, अपने हाथ को AB से AD की तरफ घुमाइए, थंब किधर पॉइंट किया है? बाहर की तरफ पॉइंट किया है, तो इसका डायरेक्शन, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ऐसे होगा। समझिए इस बात को, अगर हमको यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, कोई बच्चा किसी दूसरे तरह से लिख सकता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो अपने हाथ को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाएंगे, राइट हैंड को, जिधर थंब पॉइंट करेगा वही क्या हो जाएगा? हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो ऐसे बाहर देखो, AB से AD बाहर मिला, ठीक बात है ना। तो क्या समझे हम लोग कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हम लोग यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड रूल से। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं, एक छोटा सा बेसिक सा सवाल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा अच्छा सवाल, चलिए सर एक एकदम छोटा सा सवाल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि तुम बताना यार, तुम बताना। इसमें देखो एक स्क्वायर, एक ऐसा स्क्वायर रखा हुआ है,
समझिए सर, ये इस प्रकार से कि स्क्वायर रखा हुआ है। ये स्क्वायर का मतलब तुम पहले समझो स्क्वायर रखा कैसे है। ये असल में जो स्क्वायर आपका रखा है, समझ लो ये मेरा पाम मेरा स्क्वायर है, तो कुछ ऐसे रखा हुआ है, समझ रहे हो ना। ये कुछ इस प्रकार से, आप अपनी बुक को लीजिए और इस पे ऐसे रखिए, इस प्रकार से रखा हुआ है। इस प्रकार से जो आपका ये स्क्वायर रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि यार ये 37 डिग्री है और ये स्क्वायर जो है इसका साइड आपको दिया हुआ है 5 मीटर मान लो। ये स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर आपको दिया हुआ है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया वेक्टर। फाइंड, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर में आगे यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि फर्जी पढ़ाया जा रहा है सर, ये इसका यूज़ आपको होगा। फ्लक्स पढ़ेंगे, फ्लक्स में यूज़ आएगा, ठीक बात है, इसलिए ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। तो यहाँ पे आपको एरिया वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड एरिया वेक्टर। एक बार पॉज करिए, एक बार पॉज करो और पॉज करके सोचो कैसे करोगे। पॉज करके सोचो एक बार, हम बताते हैं, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। अरे यार, अगर फॉर एग्जांपल इसका नाम ले देते हैं हम लोग ए बी सी डी, तो अगर हमसे कोई पूछे कि सर एरिया वेक्टर क्या होगा, तभी इससे पहले हमने देखा कि यार भैया एरिया वेक्टर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। स्क्वायर है तो क्या लेंथ इंटू लेंथ, तो ये लेंथ कितना है ए बी, ये लेंथ कितना है ए डी। हम तो कह रहे हैं जो ए वेक्टर होगा मेरा क्या ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर होगा। देखिए ए बी वेक्टर क्रॉस क्या होगा, ए डी वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो हम ए बी क्रॉस ए डी करेंगे, कुछ भी करके अगर हमको ए बी वेक्टर मिल जाए और ए डी वेक्टर मिल जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ भी करके अगर हमको ए बी वेक्टर मिल जाए और ए डी वेक्टर मिल जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे पता करोगे, अरे यार ये तो ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0 0, और ये किस पे, ये स्ट्रिक्टली वाई एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 5 0। क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं? यस सर, आप निकाल सकते हैं। अरे भाई सबका साइड कितना है 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो भैया इसको 5 रखो ना, तो इसको 5 रखो ना। अगर ये वाला 5 हो गया, ये वाला 37 डिग्री है, तो सर याद करिए 37 डिग्री का ट्रायंगल याद करो। जो 37 डिग्री का ट्रायंगल होता है, जो 37 डिग्री का ट्रायंगल होता है, क्या यहाँ पे 90 होता है? ये 37 यहाँ पे कितना हो गया 53 डिग्री। 37 के सामने 3 होता है, 53 के सामने 4 होता है, 97 कितना होता है 5 होता है। तो अगर यहाँ पे 5 है तो 37 के सामने कितना होगा, और यार ऑब्वियस ही बात है 90 डिग्री होगा, और ये कितना डिग्री होगा 53 डिग्री होगा। ये अगर 5 है तो मेरे भाई 37 के सामने 3 होगा और यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। तुम अब बच्चे इस वाले पॉइंट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इस वाले पॉइंट में कि सर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो सबसे पहले आप समझें कि ये वाला पॉइंट है कहाँ। ये आपका, जैसे आप अपनी कॉपी ले लीजिए, यहाँ पे मेरे पास अभी कोई फिलहाल में कोई कॉपी अवेलेबल नहीं है, एक कॉपी है, रुक के देखते हैं यहाँ पे, इससे समझाते हैं आपको हम। एक ऐसी देखो कॉपी है मेरे पास, से बताते हैं। ये ऐसे रखा है यार, ये समझो, ये पूरा का पूरा ऐसे रखा है, देख रहे हो। तो एक बात बताओ, तुम सबसे नीचे वाले पॉइंट को देखो, देखो सबसे नीचे वाले पॉइंट को, अगर तुम इस पॉइंट को तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये पूरी की पूरी कॉपी कुछ इस तरह से रखी हुई है, समझ रहे ना। तो ये पूरा का पूरा जो आपकी कॉपी है, ये पूरा इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पे इस प्रकार से रखा गया है। तो अब हमको आप सोच के बताइए कि इस वाले पॉइंट का, यानी ये जो बी वाला पॉइंट है, इस बी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो आप सोच के बताइए। बताइए, दिमाग लगाइए और बताइए कि बी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर तुम ध्यान से समझो तो तुम्हें मैं फिर से कॉपी करके आपको बता दूँ। सर एक बार फिर देख लीजिए, इसको फिर से देख लीजिए एक बार आप कि सर ये देखें, ये जो बी वाला पॉइंट किस में है यार। एक बात ऊपर से पकड़ते हैं हम, देखो बी वाला पॉइंट किस में है। क्या ये पॉइंट एक्स में है? यस सर। क्या ये पॉइंट जेड में है? यस सर। क्या ये पॉइंट वाई में है? नो सर। अरे भैया, जब हम इस वाले लेवल से ऊपर उठेंगे तब ना वाई में जाएंगे, जब हम इस वाले लेवल से ऊपर उठेंगे तब ना वाई कोऑर्डिनेट में जाएंगे। मेरा ये वाला पॉइंट तो यार ओरिजिन के लेवल पे रहेगा ना मेरे भाई, ये तो ओरिजिन के लेवल पे है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका 0। देखिए समझिए इस बात को, आप अपने आपकी जो अपनी कॉपी है, उस कॉपी को अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, ये ऐसे सवाल परीक्षा में अमूमन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इसको कॉपी खोलिए, कॉपी खोल के देखिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4, 0, 3 हो जाएगा। एक्स में देखो यहाँ बालक, एक्स में कितना है 4 है, जेड में कितना है 3 है, और वाई में कितना है 0 है। अब हमको यार, क्या हमको इन दोनों का कोऑर्डिनेट पता है तो क्या हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? बड़े आराम से लिख सकते हैं यार, वेक्टर फॉर्म में इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे इसको बताओ, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपको इतना तो मालूम ही होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ ट्रायंगल को, पहले लिख देते हैं ए बी वेक्टर, ए बी वैक्टर। तो यार ये 0 0 0 है, 4 0 3 है, तो कैसे लिखा जाए बताइए, कैसे लिखा जाए? 4 - 0 I कैप, 0 - 0 K कैप, 3 - 0 सॉरी 4 - 0 I कैप, 0 - 0 J कैप, 3 - 0 K कैप। तो यानी कि देखो 4 - 0 I कैप यानी कितना आ गया
4 i कैप, 0 माइनस 0 j कैप, तो कितना आ गया 0 j कैप, 3 माइनस 0 k कैप यानी प्लस 3 k। अरे कुछ नहीं किया यार, 2 पॉइंट दिया हुआ है वेक्टर, क्लास 11th वेक्टर, 2 पॉइंट दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में पोजीशन वेक्टर लिख दिए हैं। पहला 4 माइनस 0 i कैप, 0 माइनस 0 j कैप, 3 माइनस 0 k कैप। देखिए 4 i कैप प्लस 3 k कैप आ गया। क्या हम लोग AD वेक्टर लिख सकते हैं? यस सर, AD वेक्टर कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 i कैप, 5 माइनस 0 j कैप, 0 माइनस 0 k कैप, सिर्फ कितना आ गया 5 j कैप। अब हमें सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी सर देखो A वेक्टर बराबर कितना आ गया, AB कितना है 4 i कैप प्लस 3 k कैप क्रॉस 5 j कैप। अब आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, उसी क्रॉस प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके इसको निकालना है। क्या आप निकाल पाएंगे? देख लीजिए, ये सीख लो यार, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। देखो एक बार, नहीं आता देखो कैसे करते हैं। यहाँ लिखो यार आई कैप, मैट्रिक्स टाइप बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप। इसके बाद पहले वेक्टर का जो भी कोफिशिएंट यहाँ लिखिए। आई कैप का कितना कोफिशिएंट है 4, जे कैप तो है ही नहीं है तो जे कैप का कोफिशिएंट कितना हो गया 0, के कैप का कितना है 3। फिर दूसरे वेक्टर को देखो, आई कैप का कितना कोफिशिएंट है 0, जे कैप का कितना है 5, के कैप का कितना है 0। बस अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। ए वेक्टर बराबर, बड़े ध्यान से देखिएगा सर। देखो भाई, सबसे पहले तुम आई कैप को लोगे, सबसे पहले किसको लो, आई कैप को। अगर नहीं आता तो सर सीख लीजिए। सबसे पहले किसको लीजिए आप, सबसे पहले आप आई कैप को लीजिए। जब आप आई कैप को लेंगे तो आई कैप से एसोसिएटेड, इस आई कैप से एसोसिएटेड रो को और कॉलम को छुपा लो। समझो इस बात को, जब तुम आई कैप को लोगे तो आई कैप से एसोसिएटेड जो भी अभी आपका रो हो गया, ये क्या हो गया कि आपका कॉलम से छुपा लीजिए। तो क्या बचा, सिर्फ आपको 0 3 5 0 बचा। क्या देखो 0 3 5 0 बचा। क्या इसमें क्या लिख, फिर इसको कैसे लिख दें क्या यहाँ पे, चलो इसे पूरा लिख ही देते हैं हम। इससे एसोसिएटेड रो को और इससे एसोसिएटेड कॉलम को छुपा लें तो क्या बचेगा 0 3 5 0। देखो इसको ऐसे छोड़ लिखते हैं, एकदम अच्छे से समझाते सर आपको। प्लस अब जे कैप को ले लो, तो भाई मेरे जब जे कैप को लोगे तो जे कैप से एसोसिएटेड रो और जे कैप से एसोसिएटेड कॉलम को छुपा लो। क्या बचा 4 3 0 0, 4 3 0 0। ठीक सर, फिर अब के कैप को छुपा लिया जाए क्या, और क्या के कैप छुपा लिया जाए। देखो के कैप, क्योंकि के कैप लेंगे हम लोग प्लस के कैप लेंगे तो के कैप से एसोसिएटेड रो कॉलम छुपा लो। क्या बचा 4 0 0 5। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। देखिए हमने आई कैप से एसोसिएटेड रो कॉलम को छुपा के लिख लिया, जे कैप से एसोसिएटेड रो कॉलम को छुपा के लिख लिया, के कैप से एसोसिएटेड रो कॉलम को छुपा के लिख लिया। अब क्या करना है, देखो पहले वाले में देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, यानी कि 0 इंटू 0 कितना 0, और यहाँ पे माइनस 5 इंटू 3 कितना 15 आई कैप। यहाँ कैसे करोगे, 4 इंटू 0 कितना हो गया 0, 3 इंटू 0 कितना हो गया 0। लेकिन एक बात याद रखिए सर, बीच वाले में भले यहाँ 0 हो जा रहा है, इसमें जब बीच वाले में जो जे कैप वाला टर्म होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे इसमें तुमने कैसे किया है, इसमें तुमने इसका मल्टीप्लाई इससे किया है ना। पहले देखो, पहले तुमने क्या किया है, ऊपर ये इसका मल्टीप्लाई इससे, इसमें चेंज हो जाता है। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बस जस्ट उल्टा कर देंगे, 0 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 0। खैर यहाँ पे तो 0 हो जा रहा है, पर आगे जब नए सवाल आएंगे तो उसमें ये चीज़ें हम आपको बता देंगे। यहाँ 0 हो जा रहा है, आपको शायद क्लियर ना हो पाए, तो कितना आ गया 0 जे के। बस याद रखो कि पहले वाले आई कैप में और के कैप में पहले का मल्टीप्लाइकेशन अंतिम से, और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस कर दोगे। 4 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 0। जे कैप में कैसे किया जाता है, उल्टा कर दो बस, 0 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 0। तो आई कैप और के कैप का तो टर्म बिल्कुल सेम है। तो कैसे करेंगे आई कैप का, जैसे आपने के कैप का जैसे आई कैप का किया है वैसे ही के कैप का। 4 इंटू 5 कितना 20 माइनस 0 के कैप, कितना आंसर आ गया सर आपका माइनस 15 आई कैप प्लस 20 के कैप। ये क्लास 11th का रिवीजन हो गया आपका। ये भाई क्या था, ये जो यहाँ से जो हम लोग पढ़ाई किए हैं, ये तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्लास 11 में पढ़ाया गया था। आपको नहीं आता, मतलब आपका 11 सही से नहीं हुआ है, यही तो मतलब है इसका, और क्या मतलब है। देखो नोट करो, आगे बढ़ते हैं, फ्लक्स पढ़ेंगे इसके बाद। इतना देखें, नोट करिए। अब देखो ये हमने अभी तक आपको क्या सिखाया, मिटाते हैं इसको अब। अभी तक हमने आपको क्या सिखाया, अभी तक हमने आपको सिखाया कि देखो भैया कि तुम्हारा जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया कैसा होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, उसमें क्या होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगा। तो उसी प्रकार से एरिया का मैग्नीट्यूड सब जानते हैं,
स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर, रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दो तरह का सरफेस होगा, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस में कैसे एरिया वेक्टर को कैसे मानेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर सरफेस ओपन है तो कैसे मानोगे, सरफेस के परपेंडिकुलर। और अगर सरफेस क्लोज है तो कैसे मानोगे, आउटवर्ड नॉर्मल। अगर सरफेस क्लोज है तो कैसे मानोगे, आउटवर्ड नॉर्मल। बाहर की तरफ जो नॉर्मल होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा एरिया वेक्टर कहलाएगा। क्लोज सरफेस में कैसे, स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब क्या हो गया हमारा, ये सब हमारा हो गया क्लोज सरफेस। ठीक सर। फिर मैंने आपको बता दिया, एक सवाल करा दिया, बताया कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग अगर ज़रूरत पड़ा क्रॉस प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो राइट हैंड थंब रूल भी लगा लेंगे। ठीक बात है। चलो अब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला टॉपिक डालेंगे सर आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भैया, उसको फाई से डिनोट करते हैं। फाई गोला बना के बीच से काट दो, पेट फाड़ दो उसका, पेट क्या सर से फाड़ दो। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, समझेंगे इस बात को। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में होता है ना, ये काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस होता है। आपको जैसे कि मालूम हो कि अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्या पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं क्या, या सर सही बात है। अगर सर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ऐसे जाती हैं, मतलब कोई भी चार्ज होगा उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो किसी दिए हुए सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक बात है ना। इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। किसी दिए हुए एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। पर यार ये तो किताबी डेफिनेशन हो गई। असल में डेफिनेशन क्या होती है, असल में डेफिनेशन के लिए आप इस बात को समझिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये अपने अंदर एनर्जी कैरी करती हैं। जो ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लेके आओगे जिसमें फोर्स लगेगा। तो लगता नहीं लगता कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी चार्ज को लेके आएंगे तो उसमें फोर्स लगेगा। तो असल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर रखती हैं, कैरी करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने का जो बेस्ट तरीका होता है, जो बेस्ट बढ़िया अप्रोच है, जो अच्छी किताबों में आपको मिलेगा, कि किसी दिए हुए सरफेस से कितनी एनर्जी क्रॉस कर गई, किसी दिए हुए सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी नहीं, किसी दिए हुए सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। किताब क्या कहेगा, किताब जो कह रहा है वो भी उसी बात को बताना चाह रहा है, बस उसको एलिब्रेट नहीं किया, हम आपको उसके लिए एलिब्रेट करके हम आपको बता रहे हैं। किताब क्या कहता है, किताब कहता है कि किसी भी दिए हुए सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, कितनी नंबर ऑफ, कितनी संख्या में, नंबर का मतलब 1 2 की 3 की 4 की 5, कितना, किसी दिए हुए सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। नंबर ऑफ लाइंस क्या कहलाएगा, जो नंबर ऑफ लाइन होगा वो नंबर ऑफ लाइंस क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या है, एनर्जी है। तो भाई नंबर ऑफ लाइन कहने के बजाय असल में हम क्या बोलें, अगर हम एनर्जी बोलें कि किसी दिए हुए सरफेस या किसी दिए हुए एरिया से, सरफेस बोलना सही नहीं सर, एरिया बोला जाए, एरिया बोलना ज़्यादा से, सरफेस ना बोलें, एरिया बोलें, कि किसी दिए हुए एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एनी गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या इसको अच्छे तरीके से क्या समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको क्या देता है, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस कर रही है, उसका आइडिया हमको कहां से मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मिलता है। कुछ क्लियर हुआ सर। तो उसका जो बेसिक डेफिनेशन क्या बना, ये फ्लक्स क्या होता है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। किसी दिए हुए एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसी लाइनों का जो काउंट होता है, उसी लाइनों का जो जोड़ होगा, वही क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। इसको समझने का और बेहतर तरीका, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने अंदर क्या कैरी करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने अंदर एनर्जी को कैरी करती हैं, तो इसको समझाने का, बोलने का, बताने का एक प्यारा तरीका क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बता रहा है कि किसी दिए हुए एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस द आइडिया अबाउट एनर्जी क्रॉसिंग एन गिवन एरिया। समझ रहे हो ना। इसको लिख भी देते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई गिव्स, इसको फाई बोलते हैं, पता है ना, फाई बोलते हैं। अरे भाई थीटा होता है, फाई होता है, साई होता है, सब कांस्टेंट यूज होते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फ्लक्स गिव्स अस आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉसिंग
एन एरिया, किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस कर रही है उसका आइडिया कौन देगा? हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। पर अब सिंपल इस बात को अपने मन में रखिए, आपको मालूम रहे कि सर असल में होता क्या है कि कितनी एनर्जी किसी एरिया से क्रॉस कर रही है वही असल में फ्लक्स होता है। पर हमको बेसिक बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल वाली बात मालूम रहे कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक सर, तो इसी वाले स्टेटमेंट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये है, ये जो आपको लिखा है ना काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है कि ये क्या बता रहा है, वो क्या आइडिया देता है। तो हमें जो फ्लक्स आइडिया देता है कि किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस की, ठीक बात है ना। तो उसका मेन डेफिनेशन तो ये वाला हो गया और इसी का एक्सप्लेनेशन ये वाला हो गया। तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग एंड अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भैया जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है सर, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, मैंने गलत बता दिया, सो सॉरी। फ्लक्स स्केलर होता है ना यार, ध्यान नहीं दिया, सो सॉरी। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सो सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ध्यान नहीं दिया हमने, सो सॉरी। ठीक बात है ना, वो स्केलर ही लिखना था, वेक्टर बोल के वेक्टर लिख दिया, ठीक है ना। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होता है? फ्लक्स आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक बात है ना। ये तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया है उसका जो फॉर्मूला, फाई का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान समझना, जो फाई का जो फॉर्मूला होता है, इस फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए। देखो जो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। समझिएगा, फ्लक्स क्या है? काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग एन गिवन एरिया, किसी दिए हुए एरिया से कितनी लाइनें क्रॉस कर रही हैं, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वही फ्लक्स होगा। फॉर्मूला क्या होगा? ई डॉट डी ए, ठीक है। अगर यार ये इंटीग्रल क्या बता रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों लगा दिया हमने? इंटीग्रेशन क्यों लगा दिया? इंटीग्रेशन सुनिए ध्यान से, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन क्यों लगा दिया? यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन इसलिए लगाया, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन इसलिए लगाया है क्योंकि यार देखो फ्लक्स असल में क्या होता है? काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस होता है और अपने फिजिक्स में जोड़ने को, जोड़ को, एडिशन को दिखाने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी कोई भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ है, उसी जो भी पैरामीटर हमको निकालना है उसको इनफाइनाइट पार्ट में जोड़ने का जो तरीका होता है, इनफाइनाइट पार्ट में जोड़ के, सॉरी इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ के जोड़ने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। किसी भी चीज़ को अनंत भागों में तोड़कर जोड़ने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो क्या बताया जा रहा है कि कोई भी मान लो सरफेस, कोई भी मान लो एरिया है, उस एरिया के इस पार्ट से ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, सबसे ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए निकाल दिए और सबको जोड़ दिए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान समझिएगा कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। सिंपल हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई डॉट डी है, ठीक सर। तो आपको उस बात को याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पूरे के पूरे चैप्टर में। ये पूरी के पूरे चैप्टर में मोनोपोली इसी की है सर, बार बार फ्लक्स आएगा, फ्लक्स आएगा, फ्लक्स आएगा, फ्लक्स आएगा, गॉस लॉ आएगा फिर भी फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स को समझना है सर, बार बार सवालों में फ्लक्स आएगा। प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तब भी बोलेंगे कि देखो भाई फ्लक्स है। ये फ्लक्स बहुत दिन तक आएगा, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहा हूँ, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे, सब कुछ सेम। काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, सब कुछ सेम, सारे सवाल सेम होंगे, ठीक बात है। इसको अच्छे समझिएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे आपको गलती से वेक्टर लिख दिया था, अब कुछ लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे कि ले सर गलत पढ़ा दिए, सर को तो आता ही नहीं है। अरे गलती हो जाती है भाई, कभी कभी गलती हो जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, किसी भी सरफेस, यानी कि हम जब सरफेस बोले मतलब एरिया की बात कर रहे हैं, वो समझाने की सरफेस बोल रहे हैं। किसी भी सरफेस यानी किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसी नंबर ऑफ लाइंस को क्या बोलेंगे? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। असल में फ्लक्स हमको क्या बता रहा होता है? फ्लक्स हमको बताता है कि किसी भी दिए हुए एरिया से, गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस करी, उसी का काउंट हमें क्या बताता है? फ्लक्स बताता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर क्या रखता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैरीज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो भाई लाइन क्रॉस करने का मतलब कितनी एरिया क्रॉस कर, कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है। तो किसी भी सरफेस से कितना एनर्जी क्रॉस किया, वही हमें क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा, ठीक बात है ना। फॉर्मूला क्या होगा? ई डॉट डी ए होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा? वो इंटीग्रेशन हट जाएगा, सिंपली ई डॉट डी ए हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक सर। इसको नोट कर लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। कुछ सवाल देख लेते हैं इसमें, पॉज करके नोट कर लो यार, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें।
तो किसी भी सरफेस यानी किसी भी एरिया को कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं, उसी का जो काउंट होगा वो हमें क्या दे देगा, वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस। सबसे पहले एग्जांपल कर लेते हैं इसमें। जैसे तुमसे बोल दें कि एक ऐसे सर्कल, समझिएगा ध्यान से, एक ऐसे सर्कल रखा हुआ है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। देखो बालक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से जा रही हैं। बताओ इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा, मतलब व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक बात है ना। ये एंगल कितना ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए सर, 37 डिग्री ले लीजिए, एंगल 37 ले लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। बताओ सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल है ना, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। पैरेलल इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ये जो सरफेस यानी ये जो सर्कल है, इस सर्कल से कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स का मतलब कितनी नंबर ऑफ लाइनें क्रॉस करेंगे। कोई गधा होगा तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5, अरे भाई ऐसे थोड़ी निकालोगे, जोड़ थोड़ी दोगे, फॉर्मूला लगाइए सर। फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया गया कि देखो बाबू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट डी ए होता है। क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा अपना, कांस्टेंट होगा, E डॉट डी ए। अरे यार E डॉट डी ए का मतलब क्या हो जाएगा, समझना ध्यान से, E डॉट डी ए का मतलब क्या हो जाएगा, E डी ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा क्या होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड डी ए। थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल है, E और डी ए के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या है, थीटा। समझे सर, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E एंड डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड डी ए। यहाँ पे तुम हमको बताओ, सोचो जरा सा कि यहाँ पे थीटा कितना होगा, यहाँ पे तुम सोचो कि यहाँ पे थीटा कितना होगा। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर थीटा 37 डिग्री होगा, नहीं गलत है वो, थीटा 37 डिग्री सर नहीं होगा। आप समझिए इस बात को, थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ना। तो इसका एरिया वेक्टर निकालो। एरिया वेक्टर हमने आपको बताया था कि एरिया, ये पहले सर्कल है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यार मेरे भाई सरफेस के परपेंडिकुलर तो ऐसे ऊपर की तरफ होगा ना, ये नहीं तुम्हारा एरिया वेक्टर हुआ। अब कोई बच्चा बोलेगा सर नीचे भी तो ले सकते थे, नीचे ले सकते थे, पर इस क्वेश्चन में ऊपर मानने में ज्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने बोला था ना कि एरिया वेक्टर का कोई भी एक डायरेक्शन चुनो और उस डायरेक्शन से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टिक टू इट फॉर होल प्रॉब्लम, नॉट फॉर होल लाइफ। पूरे प्रॉब्लम के लिए आपको स्टिक हो जाना है, ना कि पूरे जीवन के लिए। समझ पाए इस बात को सर। तो ऊपर देखिए 37 डिग्री जो दिया है वो रेडियस से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल पहली बात दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल सर कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सर। फ्लक्स बराबर E डी ए कॉस 53, बिकॉज थीटा इज 53। देखो सर 53, डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कॉस 53 डिग्री। सही तो है ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो। अच्छा एरिया कितना होगा, डी ए कितना होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर, सर्कल है महाराज, सर्कल है तो कितना उसका होगा, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर। कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है, ट्रायंगल याद करें सर, आपको बार बार नहीं बनाएंगे इसको। 37 या 37 डिग्री, देखो यहाँ पे 53 डिग्री, 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। कॉस 53 क्या हो जाएगा, कॉस 53 बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। कॉस 53 बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, 3/5 आ गया, 3/5 कितना आ गया, 3e पाई आर स्क्वायर बाई 5 इज द आंसर। देखिए सर आसान तो था, क्या ही दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था। बस क्या सीखे आप, ये सीखे सर कि व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड DA। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर माना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया। नोट कर लो यार, और सवाल देख लेते हैं इसमें, पॉज करके नोट करिए सर, और क्वेश्चन देख लेते हैं। हो गया, चलो देखे तुम कितना सीखे, बताना तो।
ये, अरे यार गोला अच्छा नहीं बन पाया ना, चलो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सर आपको एक सर्कल दिया हुआ है, उसका रेडियस वही बाबू आर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं इस प्रकार से, जो कि पैरेलल इक्विडिस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। इस सरफेस से कितना फ्लक्स, वही कॉमन क्वेश्चन है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू सरफेस, इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा आप बताइए सर। फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स बताओ। मान लो ये डिस्क है यार, डिस्क है ये, डिस्क, एक डिस्क दिया हुआ है आपको, डिस्क समझते हो, अरे वो जो पहले आता था ऐसे करके खेलते थे हम लोग, डिस्क होता था ना, देखा होगा आपने, जैसे सीडी होता है, सीडी उसी तरह का डिस्क है। इस डिस्क के वजह से कितना फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स बताइए। सोचो सोचो सोचो, बताओ फटाक से भाई, कितना फ्लक्स होगा। चलो ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री दिया है, खुश। देखिए सर, इससे फ्लक्स कितना होगा, इससे फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स होता क्या है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, किसी भी एरिया को कितनी लाइनें क्रॉस कर रही हैं। अब यहाँ पे कहानी क्या हो रहा है कि देखो डिस्क तुम्हारा ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो टच करके जा रही है ना, क्रॉस कहाँ कर रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ये डिस्क किस प्रकार से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर से जा रही है ना सर, देखो क्या इसको कट कर रही है, नो सर। क्या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही है, नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो टच करके जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट ही नहीं कर रही है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उसको ऐसे टच करके जा रही है सर, देखें सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टच करके जा रही है, काट के नहीं जा रही हैं। फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स 0 होगा। लेकिन अगर बोलोगे सर फॉर्मूले से बताइए तो जाने, तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ई डी ए कॉस थीटा। अब हमको आप बताएं सर थीटा कितना होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। अगर ये डिस्क, समझना, अगर ये डिस्क इस प्रकार से रखा हुआ है तो क्या इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा क्या, अरे हाँ ना बोलो यार, समझोगे कि अगर ये डिस्क ऐसे अगर डिस्क रखा हुआ है तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। तो क्या सरफेस के परपेंडिकुलर ये दिशा मिली हमको, सरफेस के परपेंडिकुलर जो है, समझिए इस बात को, क्या सरफेस के परपेंडिकुलर हमको ये डायरेक्शन मिलेगा क्या, यस सर, जो सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन मिला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से यहां से अगर ले आया है, तो बताओ ई में और डी ए में कितना एंगल है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले प्लेन पे, बालक देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस व्हाइट बोर्ड वाले प्लेन पे है, और एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ई में अगर हम ऐसे व्हाइट मार्कर लेके आए, कितना एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बना कि नहीं बना। ई में और डी ए में कितना एंगल है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस व्हाइट बोर्ड वाले प्लेन पे है और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो भाई ये वाला प्लेन और ये वाले प्लेन में कितना एंगल, 90 डिग्री। ये मेरा हाथ क्या है, ये मेरा हाथ एरिया वेक्टर है, और क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप खुद सोचो ये दोनों में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो ई और डी ए में कितना एंगल है, 90 डिग्री। यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे ई डी ए कॉस 90 सर कितना होता है, 0। फ्लक्स कितना हो गया, 0। नहीं तो ऐसा समझ लो कि सर इस वाला जो ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क को कोई भी लाइनें क्रॉस नहीं करेंगी, इसको टच करके वो जाएंगी, टच करके गाना बन गया। देख लें सर, नोट कर लें, नोट कर लीजिए, देख लीजिए। एक और करा दें क्या, छोटा सा प्रॉब्लम और करा दें क्या, देखो जैसा कर लियोगे, मिटाते हैं। व्हाइट बोर्ड गंदा हो गया है। देखो बालक, एक क्वेश्चन पूछ देखें, आप बता पाते कि नहीं बता पाते हैं। ये तुमको इस प्रकार से एक क्यूब दिया है, क्यूब का साइड ए है, क्यूब ऑफ साइड ए, एक क्यूब है, क्यूब का साइड ए है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई नॉट आई कैप के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप है, बताना है फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस। ये एक्सिस दी हुई है, ये वाई एक्सिस है, ये ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस। फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस, सरफेस से आपको सर फ्लक्स बताना है, बताएं। क्यूब है जिसका साइड ए दिया हुआ है, आपको सरफेस से क्या बताना है, आपको सरफेस से फ्लक्स बताना है। बताओ।
इस क्वेश्चन में सर, इस क्वेश्चन में फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में, आई कैप में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई कैप में मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, ठीक बात है ना। ये कैसा है, क्योंकि पैरेलल लाइनें होंगी सिर्फ और सिर्फ आई कैप में, तो कांस्टेंट है, कोई समस्या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आप एक बात सोचिए कि इसमें जितनी लाइनें अंदर बाहर, मतलब जितनी लाइनें अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं ना, सब समझोगे। ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पे सर, क्योंकि पैरेलल लाइनें होंगी सिर्फ और सिर्फ आई कैप में, सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो कांस्टेंट होगा, पैरेलल इक्विडिस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कांस्टेंट है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जितनी लाइनें गई हैं उतनी बाहर निकली ना, जितनी अंदर गई उतनी ही बाहर निकली, तो भैया टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। जब कभी भी जितनी लाइनें अंदर घुसेंगी उतनी ही लाइनें बाहर निकलेंगी, तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, 0। कल यही सब बात जब आप दोबारा पढ़ेंगे, मतलब दोबारा नहीं, जब आप गॉस लॉ पढ़ेंगे तो फिर से हम आपको याद दिलाएंगे, ठीक बात है ना। अगले वीडियो में जब आप गॉस लॉ पढ़ेंगे तो आपको फिर से याद दिलाया जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, 0, क्योंकि जितनी लाइनें अंदर गई हैं उतनी लाइनें क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। देखो सोचो बताओ, जितनी लाइनें अंदर गई उतनी लाइनें क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। अगर आप कहेंगे नहीं सर आप फिजिक्स में समझाइए, एक बात बताओ, तुम जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में जिस कमरे में बैठे हो तुम ऐसा समझो कि एक दीवार से इलेक्ट्रिक हो क्या रहा है। देखो भाई इस क्यूब को सोचो, एक दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस रही है, दूसरे से बाहर निकल रही है। तो तुम जिस कमरे में बैठे हो तुम सोचो कि किसी एक दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और अपोजिट वाली दीवार को कट करके बाहर निकल रही रूम से। यानी कि मेरे पीछे जो वॉल है, इस वॉल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और सामने अपोजिट वाली वॉल को कट करके बाहर निकल गई। एक बात बताओ, क्या ऊपर रूफ को, जो ऊपर रूफ है, क्या रूफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेगी? नो सर, उसको टच करते हुए जाएगी। क्या जो ग्राउंड है, ये जो नीचे वाला रूफ है, बॉटम जो है, क्या बॉटम को कट करेगा? नहीं सर, बॉटम को भी टच करते हुए जाएगा। क्या ये लेफ्ट वाली दीवार है, क्या इसको कट करेगा? नहीं सर, इसको भी टच करते जाएगा। क्या राइट वाली को कट करेगा? नहीं सर, इसको भी टच करते जाएगा। कट सिर्फ किसको कर रहा है? कट सिर्फ कर रहा है इस पीछे वाली को और उस सामने वाली को। अरे है कि नहीं है सर? फिर सुनिए, जिस भी कमरे में आप बैठे हुए हैं, आप ये मानिए कि आपकी एक, क्योंकि कंडीशन क्या है कि देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाली सरफेस को कट करके अंदर घुसा, यहाँ से बाहर निकला। जिस भी कमरे में तुम बैठे हो उस कमरे की किसी एक दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं और सामने अपोजिट वाली से बाहर निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किन किन दीवारों को कट करेंगी? साइड को तो टच करके जाएंगी और ऊपर नीचे को टच करके जाएंगी। क्या कट सिर्फ और सिर्फ इस वाले को और इस वाले को करेगी? यस सर। आइए सर हाँ आपको समझाते हैं। एक बात बताओ, अगर इसके लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर होगा? अरे बोलो, क्योंकि क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होता है। क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होता है। ए वेक्टर इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट अंदर की तरफ ही होगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में ही जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट तो इधर ही होगा। तो ए वेक्टर बाहर, ई नॉट अंदर। बताओ ए वेक्टर में और ई नॉट में कितना एंगल बना? 180 डिग्री। क्या फॉर्मूला होगा? ई बराबर, सॉरी फ्लक्स बराबर ना, सॉरी फ्लक्स बराबर क्या फॉर्मूला होगा? फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होगा ई डी ए कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है? -1 होता है। कितना आ गया? माइनस ई डी ए। और यार एरिया कितना होगा? अगर साइड ए है तो इस वाले पोर्शन की एरिया कितनी होगी? इस वाले पोर्शन की जो एरिया होगी ए स्क्वायर होगी, क्योंकि भाई क्यूब है तो ए स्क्वायर होगी कितना? माइनस ई इंटू ए स्क्वायर। इस वाले सरफेस पे आइए, इस वाले को देखिए, क्योंकि एक से घुसेगी एक से बाहर निकलेगी। इस शेडेड वाले से घुसेगी, इस शेडेड वाले से क्या होगी? बाहर निकलेगी। समझो बालक, यहाँ पे एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर यानी आउटवर्ड नॉर्मल, क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ नॉर्मल। ए वेक्टर ये आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? बाहर की तरफ ही होगा, ई नॉट। कितना यहाँ पे इन लोगों के बीच में एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। फ्लक्स निकालो, ई डॉट डी ए, यानी आ जाएगा ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। कितना आ जाएगा? ई, और डी ए कितना है? ए स्क्वायर। अरे बोलो, मान लो ये फ्लक्स 1 हो गया, फ्लक्स 2 हो गया, तो अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, क्या टोटल फ्लक्स दोनों को जोड़ दो, इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स, तभी तो टोटल फ्लक्स आएगा। कितना आ जाएगा? φ1 प्लस φ2। सर अगर आप देखें तो एक से माइनस ए स्क्वायर, एक से प्लस ए स्क्वायर, कट पिट के मर गया। कितना आंसर आ गया? 0। मतलब ऐसे क्लोज सरफेस में याद रखो कि अगर जितनी लाइनें घुस रही हैं उतनी ही लाइनें बाहर निकल रही हैं, तो फ्लक्स कितना होगा? 0। समझोगे? ये लिख देते हैं यहाँ पे, जितनी लाइन्स अंदर गई उतनी बाहर आई, फ्लक्स कितना हो गया? 0। जितनी अंदर गई उतनी बाहर आई, फ्लक्स कितना हो गया? 0।
ठीक सर, क्या क्या सीखे आज सीखे कि एरिया क्या होता है। आज आपको बताया गया कि एरिया कैसा क्वांटिटी होता है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। आज आपको पढ़ाया गया कि एरिया कैसा क्वांटिटी है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसका डायरेक्शन कैसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। एरिया का डायरेक्शन कैसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस दो तरह का होगा, ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा और क्लोज सरफेस में आउटवर्ड नॉर्मल होगा। फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से कितनी भी लाइनें क्रॉस कर रही हैं, कितनी नंबर ऑफ लाइनें क्रॉस कर रही हैं, ये फ्लक्स होगा। फॉर्मूला क्या होगा, फाई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी ए होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो फॉर्मूला क्या होगा, फाई बराबर ई डॉट डी ए होगा। इतनी बातें हो चुकी हैं हम लोगों की। अब हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। थैंक यू।